हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, रोटेशनल मोशन। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे जे एडवांस 20 एंड 17 का प्रॉब्लम। तो इसमें एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसा है, ए रिजिड यूनिफॉर्म बार दैट इज ए बी। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एक रिजिड बार है, एक रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ दैट इज एल, जो कि इसका लेंथ एल दे दिया हुआ है, इज स्लिपिंग इट्स वर्टिकल पोजीशन। तो ये जो है अपने वर्टिकल पोजीशन से स्लिप कर रहा है, और इसका ये आप समझ लीजिएगा, ये दिस इज सेंटर ऑफ मास सीएम। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अमूमन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि रिजिड यूनिफॉर्म बार विच हैज लेंथ दैट इज ए बी, और इसका लेंथ आपको एल दे दिया हुआ है, और ये स्लिप कर रहा है वर्टिकल पोजीशन से। अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल इस वे, हॉरिजॉन्टल, तो यहां से वर्टिकल पोजीशन से ये स्लिप कर रहा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये जो है फ्रिक्शनलेस, यानी कि म्यू इक्वल टू 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपका कितना दे दिया हुआ है, 0 दे दिया हुआ है। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंगल मेड बाय बार, some instant of time angle made by bar with vertical is theta। तो ये आपको दे दिया हुआ है एंगल थीटा। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए बार फॉल्स वर्टिकली डाउन। तो इसका सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि उसका जो मिड पॉइंट है, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए ऑप्शन है। बी आपसे कह रहा है ट्रेजेक्टरी, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट का ट्रेजेक्टरी इज पैराबोल। इसको भी हम चेक करेंगे। सी पॉइंट इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लोर, यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी कि बी पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट फ्लोर से है, सो इंस्टेंटेनियस टॉर्क about the point in contact with floor is proportional to sin theta। तो ये आपसे लास्ट में पूछा है इंस्टेंटेनियस टॉर्क। इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस टॉर्क पे, और वो किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, और वो क्या साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट के डी पार्ट आपसे कह रहा है कि व्हेन द बार makes the angle theta with vertical displacement of its midpoint from the initial position is proportional to 1 minus cos theta। तो एक एक करके इसके जो भी ऑप्शन रहे थे, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ए रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजिशन ऑफ ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। यानी कि यहां पे फ्रिक्शन, यानी कि इसका फ्लोर और ये रॉड के बीच में म्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, 0 दे दिया, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंगल मेड बाय बार विथ वर्टिकल इज थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहां से जब ये फॉल किया तो आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल मेड बाय बार विथ वर्टिकल इज थीटा, यानी वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपसे ये पूछा है कि इसका जो मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है, मिड पॉइंट ऑफ द बार फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें एक एक करके हम देखेंगे।
सेकेंड पॉइंट आपसे कह रहा है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोला। क्या वो पैराबोला होगा? यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पॉइंट ए इज ए पैराबोला, यानी कि उसका जो इक्वेशन होगा वो पैराबोला का इक्वेशन होगा। उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि इस पॉइंट का इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे कि इस पॉइंट का एक्स और वाई, और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और एक्स वाई को हेल्प से उसका हम ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे, ट्रेजेक्ट्री का। और क्या वो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है? इसमें दिया हुआ है पैराबोला है, तो उसको भी चेक करेंगे। लेट्स सी पॉइंट, इट सेज इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब एक नया चीज है जिसपे हम बहुत बार बात कर भी चुके हैं, इंस्टेंटेनियस टॉर्क। इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विथ फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अब इंस्टेंटेनियस टॉर्क पे बात इस क्वेश्चन में किया गया है। इंस्टेंटेनियस टॉर्क, इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है? इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विथ फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये आपसे कह रहा है। तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालेंगे और उसका वैल्यू क्या साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, यानी कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा बढ़ेगा तो सिंपली साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो ये हम देखेंगे क्या टॉर्क तब बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो क्या ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो ये चेक करेंगे। और लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है, इट सेज व्हेन द बार मेक्स विद द एंगल थीटा विद द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन के प्रोपोर्शनल होगा, और 1 माइनस कॉस थीटा के। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि बार मेक्स द एंगल थीटा विथ वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट, यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले सेंटर ऑफ मास सपोज डेट यहां पे है, अब यहां पे शिफ्ट हो गया। तो कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन से का जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन है, वो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है। सो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जे 2017। और एक एक पार्ट, यानी कि ए बी सी डी, एक एक पार्ट इसका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आइए एक एक करके डील करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर से सबसे ज्यादा क्लियर होगा। तो इसमें एक एक पॉइंट जो है सारा, जैसे कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका आप क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट, और किसका डिस्प्लेसमेंट? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट बताइए जो कि 1 माइनस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है। क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है इसका, और उसका जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है वो क्या साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। और इसमें लास्ट में ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखना है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर। हम ये देखेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर, इसका फिगर एक बार फिर से बनाएंगे, और उसका एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट दोनों के हेल्प से हम क्या देखेंगे, क्या वो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, क्या वो इट इज पैराबोला, व्हाटएवर। और लास्ट में आपसे कह रहा है मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, क्या मिड पॉइंट वर्टिकली डाउन करेगा। तो ये तो बात बहुत सिंपल समझ में आती है कि इसमें जब भी फोर्स सिर्फ नीचे लग रहा है, और फोर्स ये नीचे आएगा किसके वजह से? सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है नीचे जाने के लिए इसके पास, और वो है mg। तो जब भी हम बात करें कि फोर्स, यानी कि नेट फोर्स अगर 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो, तो सिंपल सा बात है कि अगर वो
नेट फोर्स की बात अगर करें तो 0 हो, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, और उसमें आपका टॉर्क किसके वजह से लगेगा, यानी फोर्स किसके वजह से लगेगा, तो mg की वजह से, और कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इसमें, फ्रिक्शन आपको क्या बोल दिया, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू दैट इज इक्वल टू 0, तो फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, mg की वजह से ये नीचे आएगा ही। तो यही पूछा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द बार, द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउन, क्या ये वर्टिकली डाउन करेगा, एग्जैक्टली क्योंकि और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि इधर अगर हम देखें, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये अगर आपका वाई एक्सिस है, तो फोर्स विच इज अपियर्स ऑन ओनली एफ वाई दैट इज mg। तो mg के वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डाउन फॉल करेगा। तो वही पूछ रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल डाउनवर्ड, एग्जैक्टली क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है वो है mg। तो और उस पॉइंट पे बात करें, और लास्ट में इस पॉइंट का हमको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालना है, तो ट्रेजेक्टरी के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर, और एक एक करके, और इसमें लास्ट में बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा है, वो है आपका इंस्टेंटेनियस टॉर्क। सो देखो रॉड है जिसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है, इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, और ये आपका है, ये आपका cm है, सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, जो कि यहां से L/2 डिस्टेंस पे है, और ये इस टाइप से फॉल करते हुए इस पोजीशन पे आता है, और एक पोजीशन आप ले लिए, ये आपका पोजीशन A है, ये आपका पोजीशन B है। तो इसमें 4 पार्ट हैं, A B C D, तो एक एक करके हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा था कि क्या ये इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, तो इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो लेट्स, दिस इज एक्स एक्सिस और ये इसके परपेंडिकुलर है। अब इसको आप ले लीजिए वाई एक्सिस। तो सिंस फोर्स इन एक्स एक्सिस यानी कि एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0, तो अगर फोर्स नहीं लगेगा तो सिंपल सा बात है, ना फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ना टॉर्क लग रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये आपका जो सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि म्यू का वैल्यू 0 है, यानी कि ये आपका कौन सा है, ये आपका है फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, इसका म्यू आपका 0 हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन लगता तो ये क्या होता, पीछे स्लाइड करने का कोशिश करता, तब इस पे फ्रिक्शन आगे लगता, यानी कि तब हम कह सकते थे कि इस पे क्या होगा, तब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे ही जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक फोर्स तो इस पे नीचे लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, वो आपका mg लग रहा है। एग्जैक्टली ये सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट करेगा, यानी ये आपका पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, जो कि इस फिगर से क्लियरली दिख रहा है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचा। तो ये आपका है L/2। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे ये हो गया आपका L/2, और सिंपली ये अगर L/2 है और ये अगर थीटा है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये आपका L/2 होगा और ये आपका क्या है, थीटा है। तो इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल D। सो OBD इन ट्रायंगल OBD
तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा है और एक बार हम यहां पे थीटा ले लेते हैं, तो ये भी आपका थीटा है। तो यहां से अगर हम देखें तो L/2, तो ये आपका हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो इन ट्रायंगल OBD, डी क्या है, ये इस पॉइंट का, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका हाफ इधर है और हाफ इधर है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ये OD और दूसरा BD, दोनों का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इसमें अगर हम ले लेते हैं cos थीटा, अगर हम देखें तो अगर इसमें हम cos थीटा देखें तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, OD बाय हाइपोटेनस दैट इज BO। तो यहां से आपका आ जाएगा OD का वैल्यू, BO का वैल्यू तो L/2 है और यहां से cos थीटा है, तो यहां से आपका आ जाएगा OD का वैल्यू सिंपली L/2 cos थीटा। तो ये आपका आ गया OD। हम ऐसे ही बात करें BO की, OD आ गया। अब BD यहां से अगर हम निकालें तो सिमिलरली इसमें अगर हम ले लेते हैं साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। सो BD, अब ध्यान से देखिए, ये O है, ये B है, ये D है। सो BD बाय BO, तो सिमिलरली यहां से आपका आ जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू BD बाय L/2। तो यहां से आपका आ जाएगा BD का वैल्यू L/2 साइन थीटा। तो ये आपका L/2 साइन थीटा आ गया, एक L/2 cos थीटा आ गया। और आपसे पहला वाला जो पार्ट था उसमें पूछा था क्या इसका सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा। एग्जैक्टली, सिंस इन Fx यानी x एक्सिस के तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये पीछे स्लाइड नहीं करेगा। और अगर ये पीछे स्लाइड नहीं करेगा तो इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये x एक्सिस के तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स सिर्फ mg की वजह से है और वो y एक्सिस के तरफ है। तो y एक्सिस पे फोर्स अगर लग रहा है तो यहां पे Fy दैट इज mg, तो फोर्स सिर्फ mg में लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस y एक्सिस, हेंस इट्स सेंटर ऑफ मास cm, सेंटर ऑफ मास यानी मिड पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ रॉड, और वो आपका क्या है सेंटर ऑफ मास है, वो स्लाइटली नीचे आ जाएगा क्योंकि उस पे जो फोर्स है वो mg की वजह से। तो यहां से आपका क्या आ गया, BD का भी वैल्यू हम ले लिए, OD का भी वैल्यू। तो एक बार cos थीटा लगाए, एक बार sin थीटा। अब हम इसमें अगर यूज करें पोजीशन ऑफ दिस, तो इसका अगर पोजीशन हम यूज करें तो यहां से आपका आ जाएगा, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो L/2 cos थीटा, L/2 sin थीटा। अब दोनों को अगर स्क्वायर करें, इसका पोजीशन अगर लें, इसका पोजीशन सपोज दैट इसका पोजीशन x है, और यहां से अगर हम मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल से अगर हम बात करें तो ये इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज A, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज P, और ये पॉइंट को हम समथिंग कुछ ले लेते हैं K। तो यही वाला सिर्फ रूल हम फिर लगाएंगे, ये थीटा, तो ये वाला जो है एकदम सिमिलरली सारा चीज वही हो जाएगा। तो फिर लेंगे इन ट्रायंगल P, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज A, PA, इस पॉइंट को A ले लिए, PA और K। तो इस ट्रायंगल में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये L है तो ये भी आपका L/2 हो जाएगा, ये आपका L/2 हो गया। तो और ये क्या हो जाएगा वापस से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का सामने का ये क्या आ गया आपका L/2। तो इसमें अगर साइन थीटा लेते हैं सो PA बाय, सिंपल सा बात है, साइन थीटा बाय हाइपोटेनस दैट इज L/2।
90 डिग्री का सामने का, तो 90 डिग्री का सामने का L/2 है, तो यहाँ से PA का वैल्यू आपका आ जाएगा L/2 साइन थीटा। और ऐसे ही अगर हम बात करें ये एक्स एक्सिस, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां से जो, तो ये वाला आपका आ जाएगा PA का वैल्यू, और ऐसे ही अगर हम निकालें तो ये आपका PK का वैल्यू आपका आ जाएगा, PK का वैल्यू L/2 कॉस थीटा, उसमें हम कॉस थीटा लेंगे। अब कह रहा है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, और रही बात वाई कोऑर्डिनेट की, तो एक तो वाई कोऑर्डिनेट PK, और यहां से वैल्यू आपको पूछा है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एक तो यहां से एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से अब डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हम क्या ले लिए हैं, एक जनरल पॉइंट लिए हैं, और वो जनरल पॉइंट क्या है, एक्स और वाई एक जनरल पॉइंट है। तो यहां से अगर हम निकालें वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां से ये जो डिस्टेंस हुआ PA, तो PA जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका वैल्यू हम क्या लाए L/2 साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाला चाहिए। तो ये वाला हम कैसे निकालें, ये बहुत ही क्वेश्चन है। तो अब हमको चाहिए कि A और इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये अब वाई कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए इसको हम यूजुअली, ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखिए, इस लेंथ को ऑलमोस्ट हम L के आसपास ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसा एक ट्रेजेक्ट्री बना रहा है और ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये जो है ट्रेजेक्ट्री का जो इसका इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री का, तो अगर ये इस टाइप से फॉल कर रहा है, इस टाइप से फॉल करते हुए ये नीचे अगर आया, तो ये कुछ ऐसा फॉल करते हुए नीचे आएगा। सो इस शेप से ये नीचे फॉल करते हुए आएगा, और वही आपसे पूछ रहा है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है वो क्या होगा, वेदर इट इज पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको पैराबोला दिया हुआ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बहुत इजीली वे में निकाल लिए, PK, तो ये थीटा था, थीटा का सामने का था, तो साइन थीटा ले लिए, तो यहां से PA का वैल्यू आ गया। अब हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और तो इसको हम ऑलमोस्ट, अगर हम इसको L ले लें, क्योंकि ये L है नहीं, फिर भी अगर ऑलमोस्ट L ले लें, तो आपसे तो ये नहीं पूछा है कि सपोज दैट इसका लेंथ हम L ही ले लें, हालांकि L से थोड़ा सा कम होगा वो इतना गैप, क्योंकि ये टोटल L है, इसका टोटल गैप L है, ये L/2 है, तो L/2 से ऊपर होगा, तो यहां तक तो L नहीं कह सकते, तो ऑलमोस्ट हम अगर L कहें, और ये आपका है इतना लेंथ को अगर हम सपोज दैट L कहते हैं, और ये थीटा आपका दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो आपको गिवन है कि वर्टिकल के साथ जो गिवन एंगल बना रहा है वो थीटा है, और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, और ये आपका 90 माइनस थीटा। सो ये 90 माइनस थीटा, और ये आपका अगर L है, तो ये लेंथ आपका आ जाएगा, ये आपका सिंपल सा बात है, यहां से अगर हम लेंथ निकालें तो ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो यहां से अगर हम बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमको ये पूरा लेंथ हमको चाहिए, तो यहां से हमको लेना पड़ेगा L साइन थीटा, थीटा का सामने वाला, तो यहां से अगर देखें तो ये यहां पे करेंगे L cos 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये ऑलमोस्ट हम इसको L ले लेते हैं, इसको ऑलमोस्ट हम L ही ले लेते हैं, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा, और 90 माइनस थीटा, तो कॉस कंपोनेंट यहां से आएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। सो दिस इज L साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम पहले से निकाल लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज किए, तो वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी ये वाला गैप हमको चाहिए,
तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस थीटा है, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये कंपोनेंट चाहिए, थीटा के सामने वाला नहीं चाहिए। थीटा का सामने का चाहिए तो वहां पे हम साइन कंपोनेंट यूज करते हैं, लेकिन थीटा के, अब ध्यान से देखिए, अगर थीटा का सामने वाला कंपोनेंट चाहिए, हाइपोटेनस आपको पता हो, याद रखिएगा, हाइपोटेनस अगर पता हो और थीटा के सामने वाला साइड अगर आपको चाहिए तो हम साइन थीटा लेते हैं, और थीटा के यानी कि जस्ट, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट चाहिए तो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। और थीटा के, क्योंकि दो ही होगा, एक 90 डिग्री, हाइपोटेनस तो पहले से, और हाइपोटेनस नोन होना चाहिए, तब हम ये रूल लगाते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाला अगर रहे, सो जस्ट अपोजिट, तो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। और दूसरा में अगर जस्ट अपोजिट नहीं रहे तो उसमें हम क्या ले लेते हैं, अगर साइन थीटा ले लिए तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि हमको थीटा के सामने नहीं लेना है, हमको क्या लेना है यहाँ पे, उसके एक और एंगल जो बनेगा वो, तो इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी, थीटा का सामने वाला है, क्योंकि ये आपको एल है टोटल, इसका हम एल लेंथ ले लेते हैं, सपोज डेट एल ले लेते हैं, तो और ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा के सामने वाला, क्योंकि ये लेंथ हमको चाहिए, ये लेंथ चाहिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये लेंथ चाहिए, तो उसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये डिस्टेंस हमने अगर निकाल लेते हैं, तो ये डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो यही वाला शिफ्ट है, तो इसके पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, तो थीटा के सामने का, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, अगर आपको हाइपोटेनस पता हो और थीटा के सामने वाला साइड आपको निकालना हो, यानी कि आपको ये थीटा के सामने वाला है और ये थीटा आपका क्या है, थीटा आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ये आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेनस पता होना चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका टोटल लेंथ को हम क्या ले लिए हैं, एल ले लिए हैं, और ये आपका 90 माइनस थीटा था, तो सिंपल सा बात है, ये टोटल लेंथ एल है, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा का सामने वाला, क्योंकि हमको ये हाइट निकालना था, क्योंकि ये हाइट निकालना है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसके पैरेलल ये है, तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, एक्स भी आपको आ गया, वाई भी आ गया, और कह रहा है क्या इसका इक्वेशन पैराबोला है या इलिप्स है या हाइपरबोला। तो यहां से अब हम बहुत सिंपली देख सकते हैं, तो वहां से साइन थीटा का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू आपको क्या आ गया, L/2 साइन थीटा। तो यहां से अगर साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2x/L। तो यहां से साइन थीटा आ गया, एग्जैक्टली y बराबर आपका क्या दिया हुआ है, L cos थीटा। ये वाला रूल आप हमेशा याद रखें, जब आपको हाइपोटेनस पता हो और थीटा पता हो। तो हाइपोटेनस अगर पता हो और थीटा पता हो, तो थीटा के जो सामने होता है जस्ट अपोजिट, वो हम साइन थीटा लेते हैं। तो इसीलिए हम साइन थीटा यहां लिए, क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट हमको चाहिए था, तो जस्ट अपोजिट जब लेना हो तो साइन थीटा। और याद रखिएगा, क्योंकि ये इस टाइप से ट्रैजेक्टरी है, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, यहां से cos थीटा का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं y से, यहां से cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा तो y/L। तो यहां से आपको साइन थीटा भी पता चल गया है, cos थीटा भी पता चल गया है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख लेंगे। तो आपको साइन थीटा भी पता चल गया, cos थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपका, साइन थीटा का वैल्यू यहां से आपका आ गया 2x/L, cos थीटा का वैल्यू y/L। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 2x/L का होल स्क्वायर प्लस y/L का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है, ये कुछ इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये आपका इक्वेशन क्या है, इलिप्स, यानी कि जो आपका ऑप्शन था उसमें दिया हुआ था, क्या ये इक्वेशन, यानी इसका जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज ए पैराबोला इलिप्स, सो इट्स क्लियरली आपको विजिबल है कि ये जो है आपका इलिप्स का इक्वेशन है। पैराबोला का इक्वेशन तो y बराबर 4x होता है, सो एक ऑप्शन चला गया। अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इंस्टेंटेनियस टॉर्क, इंस्टेंटेनियस टॉर्क। तब इंस्टेंटेनियस टॉर्क की अगर बात करें तो एक ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो एक ही फोर्स है और वो कौन सा है, mg। और वो कह रहा है कि इस पॉइंट पे आप बताइए कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क इसमें जो लगेगा और वो भी उसके कांटेक्ट पॉइंट पे, कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट यहां पे आपको विजिबल है कि वो ये वाला पॉइंट तो हवा में है और ये वाला क्या है, कांटेक्ट में है। तो इस पॉइंट पे आप बताइए कि कितना टॉर्क लग रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस टॉर्क। तो अब हम इंस्टेंटेनियस टॉर्क भी निकाल लेंगे, तो ये बहुत आसान है। तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क यानी कि टॉर्क एट द पॉइंट बी, यानी कि टॉर्क एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क एट पॉइंट बी। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे लगेगा फोर्स। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास है, नीचे क्या लग रहा है, mg। तो एक ही फोर्स है, फोर्स जब एक है तो दिक्कत नहीं है, तो mg ही फोर्स है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये BD, हम BD पहले निकाल चुके थे, तो BD का लेंथ आपका क्या आ गया था, तो BD का लेंथ हम पहले निकाल चुके थे। और BD, और इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए ट्रायंगल BOD, सो BD, तो इसमें अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन, तो थीटा के सामने यही वाला रूल फिर लगाइए कि अगर आपको जस्ट अपोजिट चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोर्स, यानी कि mg इधर लग रहा है, सेंटर ऑफ मास, तो mg हमेशा इस टाइप से लग रहा है, तो mg इधर लग रहा है। टॉर्क आपको बी पॉइंट पे निकालना है, mg नीचे है, टॉर्क आपको इस पॉइंट पे निकालना है। तो जब भी टॉर्क निकालना होता है तो टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इधर लग रहा है, टॉर्क आपको बी पॉइंट पे निकालना है, यानी कि जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में है उस पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो mg लग रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान से देखिए BD। तो BD के लिए आपको ध्यान से देखिए, ये l/2 आपको पता है, तो साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में ले तो साइन तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, BD बाय l/2 हाइपोटेनस, सो BD दैट इज इक्वल टू l/2 साइन थीटा। याद रखिए, अगर आपको हाइपोटेनस पता हो और थीटा के सामने का पता हो तो हमेशा साइन थीटा लेते हैं, और अगर थीटा का मतलब अल्टरनेट में अगर आपको एंगल लेना हो तो कोस थीटा लेते हैं। तो यहां से आपको क्या एकदम सामने वाला चाहिए, आपको BD चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा से यहां से क्या आ गया, BD का वैल्यू, सो l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज mg लग रहा है। यहां पे आपको किस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क आपको बी पॉइंट यानी कि कॉन्टेक्ट पॉइंट पे लगाना है टॉर्क। तो टॉर्क एट द पॉइंट बी विच इज mg से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये आपका BD डिस्टेंस है। BD कहां से निकाले, तो साइन थीटा ले लीजिए, तो यहां से l/2 साइन थीटा। वही पूछ रहा था कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क which is acting at the contact point which is B, that is proportional to sin theta, absolutely। तो ये तो समथिंग कांस्टेंट, mg कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू sin थीटा, एग्जैक्टली। तो आपका ए ऑप्शन सही है, और आपका ये आपका ऑप्शन शायद सी था, तो सी। और लास्ट के एक पॉइंट है आपका डी, तो डी को भी चेक करेंगे। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई 2017। तो लास्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना से शिफ्ट कर गया। तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर मास, तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बात करें तो ये बहुत आसान है कि पहले सेंटर ऑफ मास जो था इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, पोजीशन ए पे पहले सेंटर ऑफ मास था, अब सेंटर ऑफ मास पोजीशन बी पे आया है, तो कितना से शिफ्ट कर गया। तो अगर आप समझे, ये
तो पहले ए पोजीशन पे था और अब बी पोजीशन पे आ गया, तो कितना से इसका शिफ्ट हुआ। तो सिंपल सा बात है कि पहले हम यहां से ये निकाल लें कि ये हाइट कितना है। तो सिंपल सा बात है कि थीटा के सामने नहीं है, तो थीटा के सामने नहीं है तो हम क्या लेंगे, कॉस थीटा। जस्ट अपोजिट अगर रहे तो ये आपको एल पता है, और जैसा कि हम आपको पहले भी निकाल चुके हैं, ये वाला ये B है, ये आपका O है और ये आपका D है। सो OD का वैल्यू अगर हम निकालें, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो एक बार फिर से निकालते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर ये हाइट आपको पता है, ये क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ L है और ये आपको कितना दिया हुआ है, L/2। टोटल L लेंथ है तो उसका हाफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, L/2। तो पहले सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे था ए पे, अब सेंटर ऑफ मास बी पे आ गया। तो कितना से शिफ्ट किया, तो इतना से शिफ्ट किया। तो इस ट्रायंगल में अगर बात करें, ट्रायंगल BDO में अगर हम OD की बात करें, सो OD के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा का सामने, ये आपका L/2 है, इतना L/2 है, ये थीटा है, और हमको क्या निकालना है, ट्रायंगल BOD में अगर कॉस थीटा ले लें तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, OD बाय L/2। सो OD दैट इज इक्वल टू L/2 कॉस थीटा। तो पहले सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे था, अब सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे हुआ। तो कितना से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया, उसमें आपको दिया हुआ मिड पॉइंट ऑफ रॉड। तो कितना से शिफ्ट किया, पहले था L/2, अब क्या हो गया, L/2 कॉस थीटा। तो कितना से ये शिफ्ट हुआ, तो यही आपसे पूछा है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से अगर हम निकालें तो ये शिफ्ट कितना से होगा, तो पहले सेंटर ऑफ मास COM यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इनिशियली जो था वो कहां पे था, L/2 पे था। अब फाइनली पहुंच कहां गया, ये आपका पोजीशन 1 है। फाइनली ये किस पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे फाइनली 2 पॉइंट पे पहुंचा, और ये आपका है L/2 कॉस थीटा। तो चेंज कितना से किया, तो इसका जो शिफ्ट है वो चेंज कितना से किया, तो पहले था L/2, तो यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसका बीच का, यानी कि दोनों के बीच का अगर गैप हम निकालें, सो L/2 माइनस L/2 कॉस थीटा। सो इनिशियल पोजीशन था L/2 और फाइनल पोजीशन, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन। तो यहां से आपका आ जाएगा L/2, अगर कॉमन ले लेते हैं, सो 1 माइनस कॉस थीटा। और वही आपसे पूछा है, क्या ये प्रोपोर्शनल है, पहले वाला में पूछा था इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो इस पे होगा, जो कि कितना लग रहा है, एक ही फोर्स है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज BD दैट इज L/2 साइन थीटा। तो यहां से आपका क्या आ गया, mg। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल साइन थीटा का था। और लास्ट में आपसे पूछा कि सेंटर ऑफ मास जब इसका चेंज कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसका इक्वेशन धीरे धीरे ट्रेजेक्टरी बन रहा है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो L/2 पहले से था और ये तो L/2 cos थीटा, तो यहां से L/2 अगर cos थीटा कॉमन ले ले तो 1 माइनस cos थीटा, यानी कि ध्यान से देखिए, तो ये प्रोपोर्शनल किसका है, 1 माइनस cos थीटा के, यानी कि ऑप्शन A, C और D तीनों आपका सही है। सो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क, और इसमें सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। सो इस सारे क्वेश्चन से आपको साइन थीटा कॉस थीटा वाला ये रूल लगा लीजिएगा कि हाइपोटेनस आपको पता है, थीटा का सामने का, तो डायरेक्ट साइन थीटा हम यूज कर लेते हैं। सो ये सब क्वेश्चन में था, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा था, 12 में ये क्वेश्चन पूछा है। 2 सॉलिड सिलेंडर PNQ, 2 सॉलिड सिलेंडर PNQ of same mass, same radius starts rolling down
a fixed inclined plane from the same height at the same time. ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे गिवन है कि टू सॉलिड सिलेंडर P and Q ऑफ सेम मास, यानी कि मास उसका सेम है, सेम रेडियस, start rolling down a fixed inclined plane from the same height at the same time. अब क्या कह रहा है कि सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस while Q has most mass concentrated near its axis. तो इसमें दिया गया है कि दो सॉलिड सिलेंडर है, मास सेम है, रेडियस भी सेम है और स्टार्ट रोलिंग इन फिक्स इंक्लाइंड प्लेन विथ सेम हाइट सेम टाइम। लेकिन इसमें दिया गया है कि सिलेंडर जो P है, सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ मास इज कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस, यानी कि सरफेस पे उसका सबसे ज्यादा मास, यानी कि अगर वो सॉलिड सिलेंडर है तो उसके सरफेस पे सबसे ज्यादा मास है। वाई Q has most of its mass concentrated near its axis। तो ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है, एक्सिस से जो पास कर रहा है, यानी कि पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस। तो एक्सिस से अगर हम बात करें तो एक्सिस से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो यही कह रहा है कि P जो है उसका सारा मास, यानी कि मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस। तो एक सरफेस पे है और दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स एक्सिस। तो इससे कहने का मतलब ये है कि अगर IP की बात करें, यानी P का जो है वो सरफेस पे है, तो सरफेस पे अगर होगा तो उसका IP ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू IQ, यानी कि सिलेंडर P के रिस्पेक्ट में सिलेंडर P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब हम फॉर्मूला बताते हैं तो उसमें हम हमेशा यूज करते हैं m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन m1। तो सिंपल सा बात है कि मास उसके एक्सिस से जितना ज्यादा होगा, यानी जितना डिस्टेंस पे होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए P इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर दैट इज Q, क्योंकि उसका एक्सिस से डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ेगा तो MOI का फॉर्मूला हम क्या बताते थे, m1r1 m2r2, r1 क्या होता है, उसका पोजीशन वेक्टर, और एक्सिस से अगर पोजीशन उसका ज्यादा होगा, एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्या होगा, MOI का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो एक्सिस से डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम मास, यानी कि मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, यानी कि रेडियस भी सेम है, और उसका सेम टाइम और सेम हाइट से भी उसको हम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसका ओरिएंटेशन एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1। तो इस फैक्टर से क्या होगा, P का ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो यहां से अगर हम इसका बात करें तो एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज दैट इसका इंक्लाइनेशन थीटा है, और यहां से हम इस टाइप से रोल कर रहे हैं, और इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इट्स रेडियस दैट इज r, इसका मास m है और रेडियस क्या है, r है।
और ये इस टाइप से क्या कर रहा है, रोल करते हुए यहाँ पे आ रहा है। तो आपको कुछ इस टाइप से बताना है। तो अगर हम यहां से बात करें, मास इसका m है, रेडियस इसका r है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, MOI, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इस टाइप से आप सो ऑन m1 rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। तो ध्यान से देखिए क्या बोला था, मास सेम मास, यानी कि मास भी आपका क्या था, मास सेम मास, यानी मास भी उसका सेम है, तो यानी m1 m2 ये सब। अब ध्यान से देखिए, एक्सिस से अगर क्या बोल रहा था कि उसका जो मोस्ट ऑफ द मास विच इज एक्सिस से ज्यादा, यानी कि अगर वो, ध्यान से देखिए, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस से ज्यादा, मतलब कि सरफेस से, यानी एक्सिस से एक सरफेस पे ज्यादा है, यानी कि ये जो आपका है ये आपका सरफेस है। तो ये अगर सरफेस पे ज्यादा होगा यानी R1 ज्यादा होगा, R2 ज्यादा होगा, और ये आपका R3, यहां से R4, और अगर ये एक्सिस के, ये आपका क्या है, ये आपका है एक्सिस, एक्सिस से नजदीक होगा तो क्या होगा, R1 R2 R3 ये कम होगा, तो ये आपका क्या है, एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो इसका फॉर्मूला ये है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है सेम मास सेम रेडियस, रेडियस भी सेम है, और इसका इंक्लाइनेशन, सपोज दैट इट्स इंक्लाइनेशन इज थीटा। तो R1 R2 R3 अगर P के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो P के रिस्पेक्ट में क्या होगा, R1 R2 R3 ज्यादा होगा, जिसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए P is greater than moment of inertia of a Q. So this is the point. तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट, जिसमें P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI Q के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि बोथ सिलेंडर P एंड Q रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। तो क्या ये दोनों सिलेंडर सेम टाइम में पहुंचेगा। तो अब हम बात करते हैं, और उसके बाद क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन देन द सिलेंडर Q। सी पॉइंट में कह रहा है बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ए बी सी सारा पॉइंट। ये तो पहला तो कह रहा है कि दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अलग होगा तो एक पहले पहुंचेगा, दूसरा। ये क्या कह रहा है, बोथ सिलेंडर P एंड Q रीचेज द ग्राउंड एट सेम टाइम, बिल्कुल नहीं, यानी कि ये वाला तो आपका गलत हो गया। और ये आपको कह रहा है कि सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन। तो क्या P का ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो यहां से अगर देखें। और लास्ट वाला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सिलेंडर Q रीचेज द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड। अब ध्यान से देखिए, यानी कि ये भी आपसे पूछ रहा है। तो एंगुलर स्पीड अगर ये प्योर रोलिंग मोशन करेगा तो V बराबर ओमेगा इंटू आर। तो कह रहा है कि एंगुलर स्पीड उसका जो होगा, यानी कि, और किसका, Q का ज्यादा होगा। और यहां पे कह रहा है कि P का लार्जर एक्सेलरेशन होगा। और लास्ट में बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड एट सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे अगर हम बात करें इसका एक्सेलरेशन की, यानी कि ये नीचे कैसे आएगा, तो नीचे लाने वाला फोर्स, ये नीचे अगर आएगा तो क्यों आएगा, तो सिंपल सा बात है, इधर mg, और ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री, ये थीटा
तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो mg का दो कंपोनेंट अगर हम लें तो ये आपका एक इधर, ये आपका क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। तो ये mg का एक कंपोनेंट तो ये तो इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर, तो ये आपका हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा mg cos थीटा और नीचे यानी इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा mg sin थीटा, यानी कि ये नीचे आएगा तो ये अपने मास का साइन कंपोनेंट के वजह से आएगा, mg sin थीटा की वजह से। तो इसका एक्सेलरेशन सिंपली हो जाता g sin थीटा अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, इफ इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसके वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज करेगा, वो होगा I/mr²। अब आप दोनों का मोमेंट ऑफ, ये आपका आ जाएगा रियल एक्सेलरेशन। तो ये इसका दो कंपोनेंट किए, mg नीचे लग रहा था तो एक का इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के वजह से ये नीचे आएगा। तो इसमें m तो मास है, बाकी क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, तो इसके वजह से ये नीचे आ रहा है। तो क्योंकि यहां से आपको समझ में आया कि ये आपका आ गया नया एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसे आपका जी साइन थीटा हो जाता अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट अगर करते, तो यहां से mr² कैंसिल हो जाता, तो यहां से आपका क्या आ जाता। अब ध्यान से देखिए 1 + I/mr²। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपको पता है कि ये आपको क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में हम क्या यूज करते हैं, 2/5 mr²। तो जब हम याद, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। क्योंकि दोनों का, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि P का ज्यादा होगा, तो जिसका ज्यादा होगा, तो P अगर ज्यादा हुआ तो सिंपल सा बात है कि नीचे वाला पॉइंट ज्यादा हुआ, ये तो कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, इसमें g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I/mr²। तो ये आपका हो गया सिंपली एक्सेलरेशन, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो अगर P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन उसका कम होगा, और एक्सेलरेशन कम होगा तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा। सो टाइम जो है इसको ज्यादा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है और जिसका एक्सेलरेशन कम है उसे टाइम ज्यादा लगेगा। सो टाइम इज, इसको ज्यादा लगेगा, सो टाइम इज ग्रेटर देन। तो यहां से P का वैल्यू ज्यादा है तो P का वैल्यू यानी ये I बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल घट जाएगा, जिससे एक्सेलरेशन घटेगा, और एक्सेलरेशन जिसका कम होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको क्या लगेगा, इसको ज्यादा टाइम। सो P इज ग्रेटर देन, क्योंकि एक्सेलरेशन P का क्या है, एक्सेलरेशन P का क्या है, ये ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। सो एक्सेलरेशन P का क्या है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो सिलेंडर जो है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, सिलेंडर है ना, कि इसका एक्सेलरेशन I का वैल्यू इसका ज्यादा होगा, तो I का वैल्यू जब यहां पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा G, यानी इसका एक्सेलरेशन I का वैल्यू ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो P का एक्सेलरेशन कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q। और अगर एक्सेलरेशन जिसका कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम सबसे ज्यादा किसको लग जाएगा, P को। तो दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंचेगा, यानी कि A इनकरेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, P के पास लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नहीं, उसके पास तो बहुत कम है, और एक्सेलरेशन कम है तो सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी भी कम होगा, क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली एट t=0 ये आपका क्या है, रेस्ट है, और लास्ट में भी ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो इनिशियली भी 0 है। तो एक्सेलरेशन अगर कम है
तो इसका वेलोसिटी भी कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी कि रेस्ट से शुरू कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे होगा, सो p इज लेस देन b एट द पॉइंट q, यानी कि इसका वेलोसिटी भी कम होगा। और जैसा कि आपको हम बताए हैं v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो v बराबर ओमेगा इंटू आर, तो अगर एक्सेलरेशन कम है तो उसके रेफरेंस में, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेलोसिटी भी कम होगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो उसका एंगुलर स्पीड, यानी कि ये तो r तो कांस्टेंट है, सो v यानी कि ओमेगा p इज लेस देन ओमेगा q। सो यही आपका डी पॉइंट में आपसे कह रहा है कि सिलेंडर q रीच द ग्राउंड, सिलेंडर q इज रीच द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड। तो सिंपल सा बात है, q का स्पीड, q का एंगुलर स्पीड p के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। सो वेलोसिटी किसका ज्यादा है, q का, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, q का, तो एंगुलर स्पीड किसका ज्यादा होगा, q का, क्योंकि सब ज्यादा उसका है एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और वेलोसिटी से रिस्पेक्ट में हम क्या किए, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये कम है तो ये भी कम होगा, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या आ गया कि इसका लिनियर, यानी कि डी सिर्फ सही होगा। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो जैसा कि आपको पता है हाफ mv², तो एक का वेलोसिटी ज्यादा होगा, एक का वेलोसिटी कम होगा। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट कि बोथ सिलेंडर रीच द ग्राउंड विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज इनकरेक्ट, पहला भी इनकरेक्ट है। P के पास लार्जर एक्सेलरेशन होगा, नहीं, P के पास तो कम एक्सेलरेशन है। और लास्ट डी पॉइंट कह रहा है कि Q के पास लार्जर एंगुलर स्पीड होगा, जो कि आपको पता है। तो सब कुछ पता हो गया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, सब कुछ। सो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन द JEE 2012।